नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद को लेकर हंगामा और बवाल दोनों बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने। भारी संख्या में हिंदू संगठन अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह कि स्थिति क्यों बन रही है। एक तरफ मामला न्यायालय में विचाराधीन था अवैध मस्जिद को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद को बनाने का काम भी लगातार जारी था। अगर मामला न्यायालय में है तो फिर अवैध मस्जिद का निर्माण किसने आगे बढ़ाया और किसके शय पर बढ़ाया? क्या जानबूझकर विवाद को तूल दिया गया? आखिर अवैध मस्जिद के निर्माण के पीछे कौन लोग खड़े हैं? उत्तराखंड में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया था कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जैसे कुछ पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। तो क्या पहाड़ी राज्यों और सीमावर्ती राज्यों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है? क्या डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है? और क्या ये किसी व्यापक साजिश का हिस्सा और उसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया जा रहा है? इसलिए मैं कुछ गंभीर सवाल आज उठाना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह कि अवैध निर्माण पर प्रहार तो क्यों मचाया हाहाकार? दूसरा सवाल यह कि शिमला में बिगड़ा माहौल क्या जनसंख्या का बड़ा खेल है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सुनियोजित तरीके से इस देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, इसे बदला जा रहा है? आज की डिबेट इसी पर बड़े मेहमानों के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां आज शिमला में हिंदू संगठनों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके पसीने छूट गए। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लेकिन मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। लेकिन कुछ ही देर पर उनका विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। यही नहीं, उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर लगाम लगाने के लिए इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए। कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया था कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जैसे कुछ पहाड़ी जिलों में मुस्लिमों की आबादी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उनका आरोप है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने की व्यापक साजिश का हिस्सा है और इसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई मुस्लिम आबादी देश में बढ़ाने की साजिश हो रही है? क्या देश में बदल रही है डेमोग्राफी? और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मुफ्ती शामून कासमी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। डॉक्टर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मोहम्मद हाजी खान, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। मोहम्मद साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIIA हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और रशीद शरीफ, अध्यक्ष SIMPLB के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हाजी खान जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं। जब मामला अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है
तो भाई इतनी आपत्ति क्यों, ऐतराज क्यों? और मामला अगर कोर्ट में विचाराधीन भी है तो फिर वो निर्माण बढ़ाया कैसे गया? देखिए महोदय, बात यह है कि अवैध निर्माण कोई भी हो, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो अवैध निर्माण होने नहीं दें, क्योंकि जब ये निर्माण हो रहा था तो सरकार को भी सारी खबर होती है। भारतीय जनता पार्टी की 10-12 साल वहाँ सरकार रही, तब इसका शोर और इसका चर्चा नहीं हुआ। दिल्ली में हमारे यहाँ 70% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे आबाद है दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षरधाम मंदिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये किसने बताया? इसलिए मैं आप पता कर लीजिए ना, 70% दिल्ली जो भाई साहब, वक्फ बोर्ड जहां इशारा करते वही जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब आप बोलेंगे हम जहाँ बैठे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप दिल्ली में तफ्तीश करें, नींद से उठ के आएंगे, चाय मंगा कंडे में मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा। पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे? पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे नहीं है। वो तो दिल्ली में ही है ना? नहीं, मैंने कहा जो 70% दिल्ली बसी हुई है। हाँ। जैसे मिलीनियम पार्क है, जो पार्क बना हुआ है वो कब्रिस्तान। इंडिया गेट अलग है, इंडिया गेट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। नहीं है, जो आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो, उसकी सरकार की जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही, वहां पर कोई इसमें शोरगुल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की 2023 में सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल उस पर चिल्लाने लगे। हम जो कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का न मंदिर बनना चाहिए, न मस्जिद बनना चाहिए, न चर्च बनना चाहिए, न गुरुद्वारा बनना चाहिए। लेकिन ये सरकारों की जिम्मेदारी है, किसी हिंदू मुसलमान की नहीं है कि मुसलमान हिंदुओं के ऊपर ऐतराज कर रहे हैं। हिंदू, हमारे देश में हमारे हिंदू भाई भारत माँ को भारत माँ कहते हैं। नहीं, मैं उसमें कोई एतराज नहीं कर रहा हूं। एक बात कहने दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं कर रहा हूं कि कौन भारत माँ को भारत माँ मानता है, नहीं मानता है। आँख को फोड़कर भारत माँ को अगर कोई करने की कोशिश करेगा, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं अवैध और वैध पे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपराध और अवैध निर्माण पे जा रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर कि अवैध निर्माण का किसी जाति धर्म से क्या लेना देना है भाई साहब? वहां जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो नहीं तोड़ेंगे, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है 2010 से, तो इसलिए 2010 से जब मुकदमा चल रहा था फिर निर्माण कैसे हो गया, आगे कैसे बढ़ गया निर्माण? ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की उसकी है, और बनाने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी भी है जिम्मेदारी। तो क्यों बना दिया फिर? जब मामला कोर्ट में चला गया तो निर्माण कैसे हो गया? कि हिंदुस्तान में जो मस्जिदें मंदिरें बने हैं, उसमें जब तक कानून का बिल पास नहीं होता था, नक्शा पास नहीं होता था, सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में 40 से ज्यादा अवैध मंदिर तोड़े गए हैं। अवैध मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। 42 अवैध मंदिर तोड़े गए, आंकड़े उठा के देख लीजिए। आप बताइए कहां इतना बवाल हुआ, कौन से शहर में इतना घमासान हुआ? मंदिर को बनाने की बात, मैं अवैध की बात कर रहा हूं। अवैध कोई भी चीज है वो सरकार के खिलाफ है। गीता भट्ट के पास जा रहा हूं। सौरभ दुबे जी, आप कुछ कहना चाहोगे? गीता जी आपके पास आ रहा हूं, फिर बाकी मेहमान को करूंगा। सौरभ दुबे जी, देखिए, जो हिमाचल का मामला है ना तो वो धार्मिक मामला है और न ही ऐसा मामला है जिसको लेकर के वहां की सद्भावना और सौहार्द को बिगाड़ा जाए। वो सीधा एक जो अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, उसका मामला है। और वो अवैध निर्माण जो है वो अगर ये कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो है वो मस्जिद बन रही थी, तो वक्फ बोर्ड को कहता है कि पहली मंजिल के बाद उसको खुद नहीं पता कि ये 5 मंजिलें जो है वो कब तैयार हो गई, पहली बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड दावा करता है कि वो जो जगह है वो उसकी है, लेकिन अभी राजस्व विभाग जो हिमाचल प्रदेश है वो कह रहा है नहीं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जैसे अभी ये चिल्ला करके कह रहे थे कि हमारा जो है अक्षरधाम भी है, पार्लियामेंट भी है, वो मिलेनियम जो है डिपो भी इनका है, इसी तरह से वो अवैध कब्जा जो है वो सरकार ने पकड़ लिया है इनका। और वो राजस्व विभाग की, राज्य की वहां की जमीन है, वो वहां पर किसी प्रकार से आप कैसे तय मैं तय नहीं कर रहा, वहां का राजस्व विभाग बोला है, वहां के मंत्री ने बोला है। अरे मंत्री संवैधानिक पोस्ट होता है भैया, गुरुजी आप सुनिए पहले, मंत्री संवैधानिक पोस्ट होता है। आपकी तरह जो है ना ये अफवाह फैलाना, भ्रम का भूत खड़ा करना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लोग राष्ट्रीय चैनल पर बैठते हैं और इस तरह की बात करते हैं। आपको शर्म नहीं आई? अक्षरधाम को बोलते हैं हमारी जमीन है, आप दावा करने लगते हैं पार्लियामेंट हमारा है, आप कहते हैं लाल किला हमारा है, फिर आप कहते हैं हिंदू हमारे भाई है। अरे कमाल करते हैं आप साहब, आप लोग कब्जा कर लेते हैं। जब इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म के पहले की कुछ जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, बताइए साहब, क्या दावा करते हैं इस्लाम की वो है, एक पार्ट है कि हमारी प्रॉपर्टी को हम इस्लाम में कैसे बात है। एक सेकंड, सौरभ दुबे जी, फैक्ट पे आते हैं। बात उत्तराखंड की हुई, हिमाचल की हुई। एक आंकड़े रखना चाहूंगा, रशीदी जी के पास जा रहा हूं इसके साथ ही।
उत्तराखंड का गठन कब हुआ? साल 2000 में हुआ। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। जब उत्तराखंड बना तो उस समय 2001 की जनगणना के मुताबिक करीब 1 लाख थी वहां पर मुस्लिमों की आबादी, और 2011 में जब जनगणना हुआ तो 14 लाख हो गई थी, और आज की तारीख में तकरीबन 22 से 25 लाख का अनुमान है। हालांकि जनगणना नहीं हुई, अब 2025 में जनगणना की बात की जा रही है। तो रशीदी जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि ये अनुपात इतना ज्यादा बदला हुआ कैसे नजर आता है? महज 10 साल के अंदर 1 लाख से 14 लाख, वो तो मैं 2011 के आंकड़े रख रहा हूं। रशीदी जी, देखिए, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि मुसलमानों के अनुपात से आप लोगों को दिक्कत क्या है। अगर मुसलमान अपने घर में या मुसलमान के यहाँ एक आदमी के यहाँ 4 या 5 6 बच्चे हैं, तो इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? आप लोग खाने को देते हैं उनको, आप लोग उनके पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, आप लोग उनके दूसरे खर्चे उठाते हैं। वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो कमा रहा है, वो उनको खिला रहा है, वो पढ़ा रहा है, आपको क्या दिक्कत है उसमें? बार बार ये कहना डेमोग्राफी चेंज हो गई, जिस तरह हेमंत बिश्व शर्मा, इसी तरह आप यहाँ उत्तराखंड में कहने लगे इस बात को। डेमोग्राफी चेंज होने में फर्क क्या पड़ता है? क्या कोई मुसलमान खड़ा होकर यह कहता है कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र बनाना चाहता हूं? जैसे आप लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और बड़े बड़े संत महात्मा अपने प्रोग्रामों में ये कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। मुसलमान तो नहीं कहता कोई भी। तो फिर डेमोग्राफी चेंज होने से या मुसलमानों की तादाद बढ़ने से जी, मैं क्यों आपको दिक्कत हो रही है भाई? क्यों मिर्ची लग रही है? उत्तराखंड की सरकार ने, धामी सरकार जब बनी तो जंगलों में और पहाड़ों पर 450 से ज्यादा अवैध मजार हटाए गए। ये प्रॉब्लम आती है, अवैध निर्माण की प्रॉब्लम आती है और बाकी चीजों की प्रॉब्लम आती है। मैं बता रहा हूं अवैध भी, मैं बता रहा हूं उसको भी। देखिए, अभी मस्जिद का मामला आप लोगों ने डिस्कस किया। वहां के जो नगम आयुक्त हैं, उन्होंने बाकायदा ANI को इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में ये कहा कि मैं मानता हूं कि ये मस्जिद एग्जिस्ट करती है और ये वक्फ बोर्ड की जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका साफ बयान ANI को है, जो सारे चैनलों पर प्रसारित हुआ। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की मस्जिद है और ये मस्जिद एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक मंजिल के ऊपर की जो मंजिलें हैं उनमें डिस्प्यूट है, उनकी परमिशन नहीं लेगी, वो विदाउट परमिशन बने हैं। तो विदाउट परमिशन अगर ऊपर की मंजिल बनी है तो आप मुझे बताइए मस्जिद को कैसे तोड़ सकते हैं आप? ऊपर की मंजिल हटाने का मामला है ना, वो भी मामला कोर्ट में। तो जब कोई कोर्ट फैसला देगा कि भाई ये मंजिलें अवैध हैं या नहीं है, उसको हटाया जाएगा। 2010 में जब ये विवाद सामने आया, लेकिन मस्जिद को तोड़ना, ये कोई 1992 को दोहराने जैसा मामला, अवैध निर्माण को पहले अवैध कहिए, 1992 को दोहराने जैसा मामला किसने कहा है? दूसरी बात, 2010 में जब ये मामला क्या हर जगह तब ये 1992 की तरह मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा? 5 मंजिला इमारत है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब मामला आप लोग कहते हैं कि कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट में विचाराधीन मामले पर निर्माण कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? वो लोग, अरे भाई, अगर वो निर्माण गलत हुआ है, अगर वो निर्माण गलत हुआ है तो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मस्जिद को भीड़ इकट्ठा होकर 1992 की तरह मस्जिद को बात करे, ये संवैधानिक है? ये जमहूरियत है? ये लोकतंत्र है? आप मुझे बताइए। तो पुलिस तो रोक रही है ना उनको। इस तरह के अनर्गल लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस रोक रही है जो मुसलमान से इस्लामोफोबिया जिनको है, मुसलमानोफोबिया जिनको है, वो भीड़ इकट्ठी होके साहब हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं, मंशियात का धंधा चल रहा है। पुलिस तो रोक रही है उनको, पुलिस तो अपना काम कर रही है, रोकना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि वो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। फिर जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तब तो आप लोग ऐसा नहीं कहते थे, जब सर तन से जुड़ा किनारे शहर लग रहे थे तब तो आप लोग ऐसा नहीं कहते थे। साहब, ये संविधान से चलेगा, ये गीता और रामायण से नहीं चलेगा। अगर किसी के दिमाग में ये हो कि ये गीता और रामायण से चलेगा, वो निकाल दे अपने दिमाग से। तो क्या शरिया से चलेगा क्या? ये हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, शरिया से चलेगा क्या? मैं कब कह रहा हूं शरिया से चलेगा? शरिया कहां से बीच में आ गई? तो गीता रामायण कहां से आ गई बीच में? सवाल क्यों करते हैं आप? गीता रामायण कहां से आ गई बीच में? गीता भट्ट जी के पास जा रहा हूं। अब किताब, आपने धार्मिक किताब का नाम पहले आपने लिया, गीता भट्ट जी, आप गीता भट्ट जी के पास जा रहा हूं। गीता भट्ट जी, देश संविधान से चलेगा क्या? ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है शिमला में एक अवैध मस्जिद के खिलाफ, ये जानबूझकर उकसाया गया लोगों को, जो आरोप रशीदी जी लगा रहे हैं?
देखिए रशीदी जी ने जो आरोप लगाए और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि इसमें अगर आप भय क्यों लग रहा है लोगों को वहां, तो इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत पुरानी नहीं है। आज बांग्लादेश में जहां की हिंदू जो है वो 13-14% था 1971 में, आज वो मात्र 7% से कम रह गया है। पाकिस्तान में आज वहां हिंदुओं की और जो बाकी माइनॉरिटीज हैं उनकी क्या दशा है ये हमारे सामने। तो ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका जो भय है, उसके कई उदाहरण बीच बीच में हमें भारत के कई पॉकेट्स हैं जिनमें देखने को मिल रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले इसी वर्ष की बात है, हल्द्वानी में जिस प्रकार से एक अवैध मदरसे को जब गिराने के लिए पुलिस गई, पुलिस थाने पर आग लगाने की कोशिश करी गई, पुलिस वालों के ऊपर जो है हमला कराया गया और वो महिला पुलिस कर्मियों की फोटो अभी भी मुझे आ रही है, कैसे खून से लथपथ वो थी और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो ये जो लोग आज सड़क पे उतरकर अपना जो भय प्रदर्शित कर रहे हैं, उसकी यह पृष्ठभूमि है। आज अगर असम में अगर वहां के मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि 40% जो मुस्लिम आबादी वहां हो गई है, उससे हमें कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व का भय लग रहा है, तो उसकी ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस डर का कारण ये है। हरिद्वार जो कि हिंदुओं के लिए एक इतनी पावन भूमि, और अभी आपने डेटा खुद दिया है कि 2001 में क्या उत्तराखंड में जनसंख्या थी, हरिद्वार उसी का एक भाग है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और 2011 में जनसंख्या कितनी 14 लाख हो गई, 1 लाख से लेकर। तो ये जो इस प्रकार का आज वहां 34% से ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में मुसलमानों की है, वो किस प्रकार से वहां की जो पूरी की पूरी आबादी है, वहां का जो सांस्कृतिक स्वरूप है, वो किस प्रकार से धीरे धीरे आने वाले टाइम में बदल जाएगा, ये भाई लोगों को सता रहा है। नहीं, भाई क्यों सता रहा है? किस बात को लेकर भाई सता रहा है? गीता जी किस बात को लेकर भाई सता रहा है? हाजी खान जी एक सेकंड, मुझे जवाब देने दीजिए इनका। किस प्रकार वहाँ हिंदू महिलाओं के ऊपर किस प्रकार अत्याचार, मुझे जवाब देने दीजिए इनका। रशीदी जी कुछ कह रहे हो, उसके बाद में रशीद भाई आपके पास आ रहा हूँ। साजिद रशीदी जी, वहाँ के प्रोफेसर को बांग्लादेश, देखिए किसी आदमी ने सुनिए, अरे गीता जी सुनिए, गीता जी सुनिए, विद्यार्थियों के द्वारा सुनिए, आप बताइए कि कहाँ आपको किसी आदमी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान न हो और बगल में पाकिस्तान न हो तो कुछ लोगों की दुकानें ही बंद हो जाएंगी, कुछ नेता लोग, कुछ पत्रकार लोग फुटपाथ पर जूते बेचते हुए मिलेंगे। ये बांग्लादेश की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, बगैर उसके इनसे बात ही नहीं होती। ये 2 मिनट नहीं बोल सकते बगैर पाकिस्तान और बांग्लादेश के। अरे बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों चले जाते हो? बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात शिमला की हो रही है, बात उत्तराखंड की हो रही है, आप बांग्लादेश चले जाते हो, आप पाकिस्तान चले जाते हो। तो आप बताइए, पाकिस्तान का इतना नाम हम नहीं लेते जितना नाम आप लेते हो। ये क्या तरीका है भाई? मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम के बगैर बोला नहीं जाता आप लोगों से। की घटना के बारे में आप बताइए ना। हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान की बात करो ना भाई साहब। बार पाकिस्तान बांग्लादेश मामला इस बात को लेकर है, रशीदी जी मामला इस बात को लेकर है कि जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में गए, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो उनका वजूद संकट में आ गया। पॉइंट इस बात को लेकर उठाया जा रहा है, कंपैरिजन को लेकर नहीं उठाया जा रहा है। मैं यहाँ रोजाना राम के नाम पर एक मुसलमान को मारा जा रहा है। रशीद शरीफ के पास जा रहा हूँ। रोजाना राम के नाम पर एक मुसलमान को मारा जा रहा है। अभी आंकड़े आपके सामने रख दूंगा। मैं अभी आंकड़े रख दूंगा। मैं 1950 से 2015 के बीच में पता आपको क्या हुआ इस देश में? के नाम पर रोज एक मुसलमान को मारा जा रहा है। 1950 मैं धर्म के हिसाब से आंकड़े आपको बता देता हूं। ये फालतू के नैरेटिव मत करिए और विक्टिम कार्ड मत खेलिए मेरे साथ। रशीदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए अब आप, मेरी बात सुनिए अब आप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65 साल के दरमियान इस देश में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी है। क्या आपको पता है? और क्या आपको पता है कि 1950 और 2015 के दरमियान मुस्लिम आबादी में 43.5% की बढ़ोतरी हुई है? नहीं है, 43.5% की बढ़ोतरी हुई। हिंदुस्तान में हिंदू तो ये मुसलमान में कौन सा डर फैल गया भाई? तो 80% ये मुसलमानों को कहां टारगेट किया जा रहा भाई? ये फालतू के विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर। इस देश में सबसे ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा 43% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की। कौन से मुसलमानों में डर है? ये फालतू के विक्टिम कार्ड और डर वाली बात मत कीजिए यहाँ पर बैठकर।
मैं इन ये सब बातों को कौन सा खंडन धर्म करता है? हूं राम के और मैं नाम आपको पर आंकड़ा मुसलमानों मैं को और आंकड़े के हिसाब से बात कर रहा हूं। आंकड़े पर आइए। 12% रशीद शरीफ जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं ये कौन शमून सा कासमी धर्म जी है? आपके पास आ रहा हूं। रशीद जी सुन लीजिए हाजी खान जी प्लीज। बोलेंगे क्या, चढ़ जाएंगे जो हम। बिल्कुल, एक सेकंड में आ रहा हूं। रशीद शरीफ जी के पास जा रहा हूं। रशीद शरीफ जी, एक तो हिंदुस्तान में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, यह बात तो बिल्कुल गैर वाजिब मैं मानता हूं। आंकड़े भी इस बात की गवाही नहीं देते हैं। इस देश का मुसलमान उतना ही सुखी और खुश है जितने इस देश में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। दूसरी बात, जहां अवैध निर्माण का मामला, वहां अवैध निर्माण का मामला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुसलमानों को कोई तकलीफ ही नहीं है हिंदुस्तान में 10-11 साल से। बहुत कुछ है माशाल्लाह से, बहुत कुछ है। ना मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा, ना मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा, ना मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा। अवैध मस्जिद है और आप ऐसा बताएंगे कि पूरे आरएसएस के लोगों को जमा कर लेंगे वहाँ पे। क्या बताना चाह रहे हैं सर आप? क्या बताना चाह रहे हैं वहाँ पे आरएसएस के, वीएचपी के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, हजारों लोगों को वहाँ मस्जिद के पास ठहरा दिए। आप इतना जरा मेरे को डर है सर, वाकई मेरे को डर है। मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को बहुत बड़ा डर। अगर वहाँ पे अगर कोई भी अगर हरकत होती मस्जिद की, वहाँ पे कुछ आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले मस्जिद के अगर कुछ भी नुकसान पहुंचाने को जाएंगे तो फिर वहाँ पे मुसलमान जमा होगा, वहाँ पे मुसलमान जमा होगा तो बड़ा फसाद होगा। मैं आपके चैनल से बोलना चाह रहा हूँ। सुनिए पहले, सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाए, मैं बात कर रहा हूँ। धमकी दे रहे, एक सेकंड, धमकी देना चाह रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। एक सेकंड, अरे भाई साहब एक सेकंड रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। मेरा शो मुझे बात करने दीजिए, मेरा शो है, मुझे बात करने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। राशिद शरीफ, हाजी खान एक सेकंड प्लीज, हाजी खान रुक जाइए, हाजी खान रुक जाइए, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान, एक सेकंड, हाजी खान एक सेकंड, हाजी खान, अगर 4 फ्लोर इलीगल है तो लीगल कासमी साहब से कुछ सीखिए। इतना सब जमाने की जरूरत क्या है? प्रॉपर्टी हमारी है, प्रॉपर्टी राशिद शरीफ एक बात बताइए, जी आपके घर में घुसकर कोई अवैध निर्माण कर लेगा आपकी बाउंड्री के अंदर, आप क्या करेंगे? सर ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे नहीं हुआ। नहीं, ये गलत बात मत कीजिए। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, ये गलत बात मत कीजिए। मामला कोर्ट में, ये गलत बात मत कीजिए। आप देखिए, आपके घर के अंदर, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, आपके घर के अंदर अगर कोई अवैध तरीके से अपना घर बना लेता है, आप क्या करेंगे? घर नहीं है सर, वो हमारी इबादत गाह है, हमारे अल्लाह का घर है सर। वो मेरा घर नहीं होता, वो अल्लाह का घर है। अरे तो कहीं भी थोड़ी बना देंगे। जिस जमीन पे डिस्प्यूट है, जिस जमीन पे डिस्प्यूट है, वहां से तो नमाज तक स्वीकार नहीं की जाती, जहां तक मैंने सुना है। अगर हमारी जमीन जिस जमीन पे विवाद है वहां पर तो नमाज भी कबूल नहीं होती है, मैंने सुना है। ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? और आप टेलीविजन पर बैठ के धमकाते हैं, बताइए सर। आप अगर मेरी जमीन नहीं है तो बनाना गलत है, बिल्कुल गलत, नमाज ही नहीं होती। अगर आप हमारी जमीन नहीं है वहाँ पे अगर आप बनाए हैं तो हमारी नमाज बिल्कुल नहीं होती। अगर हमारी जमीन है तो इस तरीके से हथकंडे नहीं करना चाहिए सर। हम भी देशवासी है, हम भी इंडियन है सर। ये किसने मना किया? आप देशवासी नहीं है, लेकिन अवैध को अवैध तो कहेंगे ना, गलत को गलत कहना सीखिए आप लोग। क्यों नहीं कहते? देने की जरूरत नहीं है ना, गलत को गलत कहना क्यों नहीं कहते? मैं शमून कासमी जी के पास जा रहा हूँ, आप लीगल कर दीजिए। मैं शमून कासमी जी के पास जा रहा हूँ। शमून कासमी जी, क्यों विवाद है? आप तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी है। नहीं, देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की बात है, मैं उत्तराखंड राज्य के बारे में कहना चाहता हूँ, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत न्यायप्रिय हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चल रहे हैं। और जितने किसी भी चीज़ से वो समझौता नहीं करते। अगर कहीं अवैध कोई किसी भी धर्म का कोई धर्म स्थल हो, वो हटना चाहिए। तमाम धर्म यही कहते हैं, इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम भी तो किसी की जगह पर कोई धर्म स्थल बनाने की वकालत करता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो शिमला की बात है, ये दरअसल 60 साल में कांग्रेस ने यही तो काम किया। आज वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ इमोशनल बनाया है, कहीं मस्जिदों के नाम पे, कहीं उनके दरगाहों के नाम पर, और कहीं किसी अंदाज से। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को जो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास को शामिल कर रही है। और ये जो लोग बात करते हैं, भाई देखिए, जहाँ तक आबादी का मामला है, मैं समझता हूँ कि आबादी किसी भी कोई भी धर्म
अनर्गल आबादी की बात नहीं करता है, बल्कि वो क्वांटिटी की बात करता है। खुद मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैमिली प्लानिंग के लिए किसी भी जगह इनकार नहीं किया। तो इसलिए भारत के लोगों को, भारत के हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें अपनी फैमिली के बारे में कैसे वो विकसित हो सकती है, कैसे शिक्षित हो सकती है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये सरकार यही चाहती है कि आज जो पूरे विश्व के अंदर आज जो सरकार का मान सम्मान बढ़ा है, तो हम भारतीयों का बढ़ा है। तो हम भारतीयों को इन सारी चीजों में ये सोचना चाहिए। उसके बाद मैं हाजी खान आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कासिमी साहब, मेरा एक सवाल है, ये बताइए, मस्जिद के बारे में आपने कहा अवैध कर रहे हैं आप, क्या शिमला मस्जिद, संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है या नहीं है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक सेकंड उससे पूछा है ना, मैं आपको रशीदी साहब ये बता दूं कि वो वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, ये तो दस्तावेज बताएंगे। ये दस्तावेज बताएंगे कि उसका रिकॉर्ड क्या है। काम नहीं चलेगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसकी आप वकालत करते हैं, जिसने पूरे इस देश के अंदर दंगे कराए हैं, आज उनसे पूछिए ना कि वो कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है वहां। रिकॉर्ड उसका निगम कमिश्नर ने बता दिया है। आप आज एक बार भी कांग्रेस का नाम लेने की हिम्मत रही आप में। आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस की बात कर रहे हैं। अरे आरएसएस जो है, आपको मुसलमानों को इमोशनल बनाना है। सरकार में बनी है वो। आप 60 साल से नहीं बनी, 60 साल के कार्यकाल में सिर्फ मुसलमानों को इमोशनल बनाए, और आप जैसे लोग एजेंट बन के आ गए। ये भी पता नहीं है मुझे तो इतना बता दीजिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वहां किसकी सरकार है? बीजेपी भाई सरकार किसकी है वहां? एजेंट तो आप बन रहे हैं। भाई सरकार किसकी है वहां? को इनलीगल कहना चाहते हैं, कांग्रेस के एजेंट बने रहे जो मस्जिद को इनलीगल। और अरे बीजेपी सरकार में बनी है वो, आपको तो यही पता नहीं है। तुम्हें वहां आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? कहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बन गए आप? आपको यही पता नहीं है कि वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो बीजेपी सरकार के टाइम में हुआ है, वो आज थोड़ा ही हुआ है। कोर्ट में विचाराधीन है, वो कोर्ट फैसला करेगा। आप करेंगे ना, मैं करूंगा। बीजेपी सरकार के टाइम में हुआ चाचा। बीजेपी सरकार है, आपको तो यही पता नहीं है। आप कांग्रेस को गालियां देनी शुरू कर दी। मैं पूछता हूं, क्योंकि बीजेपी के पिट्ठू है। अरे बीजेपी के एजेंट है भाई साहब, कांग्रेस आरएसएस के एजेंट हैं आप। अरे आरएसएस तो अरे बीजेपी सरकार में बनी है वो। सुन लीजिए, बीजेपी सरकार में बनी है। आरएसएस कोई वो जो ऊपर की मंजिलें बनी है बीजेपी सरकार के रहते हुए बनी है। तुम्हारे जैसे लोगों ने आपको यही पता नहीं है, भरमाया है। उत्तराखंड में बैठ जाते हो। उत्तराखंड के मंत्री हैं, रशीद जी एक सेकंड, उत्तराखंड के मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने विधानसभा में कहा कि पूरी मस्जिद अवैध है। उत्तराखंड के कांग्रेस के मंत्री हैं, हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। उन्होंने विधानसभा में ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। नहीं, निगम कमिश्नर को मानोगे आप, सरकार की जमीन को मानोगे, और आप कह रहे हैं वक्त की जमीन फैलाना चाहता है। अरे भाई साहब, विधानसभा में दिया हुआ बयान है, मैं आपकी बात मानूं कि विधानसभा में दी गई, एक मंत्री की बात मानूं। हाजी खान जी, एक मंत्री की बात मानूं जो विधानसभा में बात कह रहा है, या फिर मैं आप लोगों की बात मानूं कि वक्त की प्रॉपर्टी है? निगम कमिश्नर ने क्या कहा है? हाजी खान जी, विवेक जी, निगम कमिश्नर ने क्या कहा है? मैं कह रहा हूँ निगम कमिश्नर जो है वो इससे रिलेटेड आदमी है, मंत्री से रिलेटेड आदमी। मंत्री से बड़ा निगम कमिश्नर होता है क्या? उस फालतू बात करते हैं आप। डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो है, और वो हाँ, मंत्री से बड़ा होता है। दावा कर रहा है वो मंत्री से बड़ा होता है। आपको क्या पता? आप बोलिएगा निगम कमिश्नर मुख्यमंत्री से भी ऊपर है, मंत्री से बड़ा होता है। मंत्री तो आज है कल नहीं है। इस तरह की ज्ञान की बातें। अरे मंत्री तो आज है कल नहीं है। मंत्री से ऊपर होता है। हाजी खान जी बोलिए। बात यह है कि सरकार, अरे मंत्री तो आज है कल नहीं है। अगर पार्टी आज हटा दे, खत्म हो, क्या हैसियत है उसकी? कमिश्नर आज भी है, कल भी और आगे भी रहेगा। मैटर चल रहा है, आपको क्या पता? कोर्ट में लड़ाई चल रही है। अभी जैसे रशीदी जी पूरी मस्जिद अवैध है, मुझे बताइए। उत्तराखंड के कांग्रेस के मंत्री ने क्यों कहा पूरी मस्जिद अवैध है और उत्तराखंड सरकार में बनी है? हम ये कह रहे हैं कोर्ट तय करेगा। पीसीआर को बोलूंगा बयान से दिखवाइएगा। अरे मंत्री फंसा दिए, रिक्वेस्ट करूंगा अनिरुद्ध सिंह का बयान, वो मंत्री का बयान प्लीज लेकर आइए। कांग्रेस को निकाल देना चाहिए। बनी हुई थी, नहीं मैं आपको बयान सुनवा देता हूँ। पार्टी की 10 साल की सरकार में 4 फ्लोर डरे, उसमें जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। अच्छा, 10 साल इनकी सरकार रही, उस जमाने में वो डरे, तो भाई रोकना चाहिए। जिम्मेदारी तो अब रोक रहे हैं, हटा दीजिए फिर। अब सरकार नहीं हटा रही, लोग कह रहे हैं सरकार तो चली गई, अब कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार भी कह रही है अवैध है।
हाँ, तो कोर्ट विवेक- फैसला देगा, विवेक कांग्रेस जी। की सरकार थोड़ी फैसला देगी। हाँ। कोर्ट मैटर है, उसमें कोर्ट उसका फैसला सौरभ दुबे, गीता भट्ट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ देखिए, दुबे, तर्कों और तथ्यों से सवाल पूछे जाएं तो तर्कों और तथ्यों से ही जवाब देना चाहिए, और जो सही है वही जवाब देना चाहिए। हिंदू और मुसलमान को देख के जवाब नहीं देना चाहिए। एक बात इस चैनल पर सबसे पहले बोली गई कि यहाँ पर जो है मुसलमान मारे जा रहे हैं। अरे साहब, लीबिया जाइए, सीरिया जाइए, वहां अफगानिस्तान घूम के आइए, तालिबान घूम के आइए, इस देश की मिट्टी को चूम लेंगे आप, भारत माता को चूम करके कहेंगे कि मैं धन्य हूं जो हिंदुस्तान में रहता हूं। पहली बात। दूसरी बात, मणिपुर में जो नदी औरतें घुमारी, मणिपुर में जो औरतें नंगी अरे घुमा दी भाई, आपने, मेरे भाई आपकी सुनिए। आवाज मुंह से दही नहीं अरे आप निकलता, सुन लीजिए, सुन आपने लीजिए। कुछ आप बीच में मत बोलिए, प्लीज। यहाँ पहलवान मैं आपके बैठी समय रही, नहीं बोला। आपने एक बयान दिया। अभी रुक जाइए प्लीज, एक एक करके, प्लीज एक एक, रशीदी जी एक एक करके, रशीदी जी एक देखिए, एक जो करके। आबादी की बात हो रही है हाँ। वहां पर हिंदू भी रहता है, ये देश मुसलमान के गद्दार नहीं, लोग नहीं, हैं। ये साजिद जी हिंदुस्तान सुन की लीजिए, बात ही नहीं करते। सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्या उसमें भी मैं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान, देखिए, सीरिया, एक अफगानिस्तान जगह पे सब की बात हिंदू भी करते हैं। रहता है, ये गद्दार लोग मुसलमान हैं। भी रहता है। अगर आबादी बढ़ेगी तो हिंदू का भी नुकसान देश के होगा, गद्दार हैं मुसलमान को भी नुकसान होगा। ये वो अगर गद्दार किसी हैं जगह पे जो आजादी 10 के आदमी टाइम में- रहते हैं, वहां पर आजादी 25 के आदमी टाइम हो में जाएंगे, माफीनामा लिख के तो दे रहे पूरे थे। गांव का ये जो वो विकास है गद्दार वो लोग रुक हैं। जाएगा। जब शहर का ये सुन मुस्लिम लीजिए। माफीनामा अरे किया। मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, आप लोग समझते नहीं है, कट्टरता आप लोग हैं अंदर भरी जिन्होंने है। माफीनामा आप समझी दिया है नहीं 6 रहे। मरतबा। आप सुनिए, ये जो वही गद्दार टेक्निकल हैं। मामला है, आज भी ये वही बातें कर रहे 2023 हैं। में जो राज्य को वहां का जो हिंदुस्तान की बात राजस्व करते ही विभाग नहीं। है, उसने ये दावा पाकिस्तान, किया है बांग्लादेश, कि ये सीरिया, वक्फ बोर्ड की अफगानिस्तान, जमीन पर उसकी बात मस्जिद करते नहीं हैं। बनी है, और ये जमीन वक्फ बोर्ड के पास नहीं थी, ये न्यायालय में रखा गया, PCR सब ये न्यायालय में जी। रखा गया एक प्रमाण क्या था अनिल- जो राजस्व विभाग आपकी सरकार की राय तरफ हो से रखा सकती गया है। जी। राय अरे नहीं है, निगम- आपकी निगम राय नहीं समझ कमिश्नर रहे। को मानोगे कि अरे नहीं भाई, मानोगे? अब कोर्ट का फैसला आएगा ना, कोर्ट की सुनवाई चल रही है। निगम कमिश्नर एक की एक बात करके, को PCR मानोगे? क्या आपको निरुद्ध technical एक मानोगे सौरभ दुबे नहीं, जी। आपको जो संविधान है की वो बात technical मानोगे नहीं, point सुप्रीम बता रहा कोर्ट हूं। की मानोगे नहीं। संविधान की बात आपको एक कुछ सेकंड अच्छी नहीं लगती। डेमोग्राफी बदलने की मैं बात जब सुनिए मेरे पास। हिंदुस्तान की सुनिए बात मेरे कर रहा सुनिए हूँ, मेरे बात। तो आप लोग सुनिए, अरे कट्टरता भाई की साहब, बात सुनिए। करते हैं। को रोटी नहीं थी। ठीक है, हाजी खान जी एक सेकंड, हाजी खान आपने रोटी दी है क्या? हाजी खान जी एक सेकंड। आपने रोटी दी है? सौरभ दुबे जी एक हिंदुस्तान सेकंड, ने हाजी तरक्की खान की जी आज एक सेकंड, 125 हाजी खान जी एक करोड़ सेकंड। 150 करोड़ होने के बाद अरे हिंदू हाजी खान जी एक सेकंड रुक जाए, भाई साहब रुक जाए आप लोग। उससे पहले बेवजह मैं विंडोज आउट हिंदू करूंगा दोनों को। बहुसंख्यक है, गीता इसीलिए भट्ट जी को देश स्क्रीन पर सेकुलर लेकर है, ये आइए। बात ध्यान रखिएगा। गीता हिंदू भट्ट जी को स्क्रीन पर बहुसंख्यक लेकर है, आइए। इसीलिए देश सेकुलर है। अगर मुस्लिम यहाँ बहुसंख्यक होते, देश सेकुलर नहीं होता। जाके गीता भट्ट पाकिस्तान जी- का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी। 2015 में जब 11 के बाद सेंसस हुआ, 2015 में जो आंकड़े आए वो बताती है कि ये आबादी अब 78% के आसपास रह गई है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी मुसलमानों की जनसंख्या जो थी वो 9.84% थी, जो 2015 के आसपास 14.09% हो गई। लेकिन आप दूसरे मुल्कों में देखेंगे, आपके पड़ोसी मुल्कों में, तो वहां पर जो बहुसंख्यक आबादी थी वो बहुत तेजी से बढ़ी और जो माइनॉरिटी थी वो लगभग सफाई के करीब आ गई, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या डेमोग्राफी को जानबूझ के चेंज किया जा रहा है या प्लानिंग के तहत चेंज किया जा रहा है, और इस पर किसी का फोकस नहीं है। गीता भट्ट जी। जी विवेक जी, देखिए ये तो एक आज इसीलिए आज आपने भी ये बहस रखी है, और आज एक इस बात को लेकर गंभीर चिंता समाज में है कि आप जिस प्रकार से जो ये डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, इसके कारण हमारा जिस प्रकार से रहन सहन है, जिस प्रकार की स्वतंत्रता हमारे समाज में आज है, और जो हम लोकतंत्र और संविधान के अनुरूप भारत यह देश चल रहा है, ऐसा क्या, क्योंकि जैसा आपने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश दो उदाहरण जो भारत के हिस्से थे, लेकिन बदलाव क्या आया 1947 और 1971 के बाद वहां का जो बदलाव आया है, दो देश, एक ही देश था पाकिस्तान, उसके बाद उसमें से अलग होकर इस पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन बदलाव सिर्फ इतना ही आया कि वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई और बाकी जो समुदाय के लोग थे वो कम जनसंख्या में रह गए। और इसके बाद वहां पाकिस्तान की कितनी आबादी थी? बदलाव वहां के समाज सवाल क्यों नहीं जाएगा? झूठ बोलने का 6 करोड़ मुसलमान थे कुल आबादी पे, 6 करोड़, 336 लाख चले गए थे पाकिस्तान, बाकी रह गए थे ना, तो 14 करोड़ है, 14% है। हाजी खान जी। ये एक हमारे सामने परिदृश्य आ रहा है। और विवेक जी आपको ध्यान होगा, अभी मेरे ख्याल से 2 वर्ष या 2 या 2.5 वर्ष पहले की बात है, कर्नाटका में, क्योंकि बार बार जो है हम ये उदाहरण देख रहे हैं कि आप भारत की बात तो करते नहीं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी मिडिल ईस्ट चले जाते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो कैसे डीजे हल्ली और केएस हल्ली में कर्नाटका में
वहां पुलिस स्टेशन को किस प्रकार जलाया गया क्योंकि किसी अमुक व्यक्ति ने कोई बयान दे दिया। आप उसको गलत बयानी के लिए व्यक्ति को पकड़िए, जो भी संविधान के अनुसार, जो कानून के अनुसार जो सजा जरूर दीजिए, लेकिन इस प्रकार से सड़कों पर उतरकर पब्लिक प्रॉपर्टी को, पुलिस स्टेशन को जलाने की अग्निवीरों ने क्या किया मैडम उत्तर प्रदेश में, बिहार में? अग्निवीरों ने क्या करा? प्रॉपर्टी जलाई नहीं? अलीगढ़ में थाना जला दिया नहीं जला दिया? तमाम हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी जला दी नहीं जला दी? चिन्ह लग रहा है और यहाँ बैठे हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई हैं उनको आगे आकर इसका खंडन करना चाहिए और कहना चाहिए कि भारत में हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं और हर प्रकार की जो स्वतंत्रता है आज हमें भारत में मिल रही है। आप जाइए पाकिस्तान में, जाइए वहां आप देखिए ना अहमदियों का क्या हाल है। वहां पे शिया सुन्नी के बीच में किस प्रकार से वहां बम ब्लास्ट किस तरह हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं। इस प्रकार के जो हालात बढ़ रहे हैं आज, आप उसको संकुचित होकर मत इसे देखिए, लेकिन इसको थोड़ा अपना खुला दिल देकर, आंखें खुली कर कर देखिए कि आप ही के पड़ोस में जो भारत का हिस्सा था उस देश में आज वहां किस प्रकार के हालात हैं। माइनॉरिटीज को आज सच में भारत में तो मुसलमानों को माइनॉरिटी हम क्यों कह रहे हैं विवेक जी, इस पर भी इस पर डिबेट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी। 10 से ज्यादा राज्यों में, तो कई जगह पर लगभग 10 राज्यों में स्टडी बताती है कि वहां पर हिंदू, मैं जवाब दूंगा इनका विवेक, मैं जवाब दूंगा। रशीदी जी मैं आ रहा हूं। राशिद शरीफ काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राशिद शरीफ जी, जो डर नहीं, मैं इनका जवाब दे दूं, फिर चले जाइए, मैं जवाब दे दूं। ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी रशीद जी। धमकी तो इनको भी देनी है, उनको भी देनी है, दीजिए। देखिए ये लोग बात करते हैं कि स्वतंत्रता मिली हुई है, ये तो संविधान की स्वतंत्रता है, बिल्कुल बाबा भीमराव अंबेडकर ने दी है। अगर ये लोग तो ये चाहते थे कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान को बदल देंगे। ये तो वो लोग हैं जो जिन्होंने माफीनामे दिए 6 बार लिखकर अंग्रेजों को कि हम आजादी नहीं चाहते और जब तक रहेंगे, जब तक तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ये तो उस मानसिकता के लोग हैं। ये बात करेंगे हमारी स्वतंत्रता की। जी, देश जो है आजाद हुआ है, हिंदू मुसलमान सबने आजाद कराया है और मुसलमानों की कुर्बानियां इनसे ज्यादा है। ये तो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आज भी पिट्ठू हैं, आज भी देश को तोड़ना चाहते हैं, आज भी देश में नफरत फैला रहे हैं, आज भी हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तराखंड में 2000, अरे भाई साहब एक सेकंड, राजीव खान और सौरभ दुबे, आप लोग देखिए आपस में डिबेट करना चाहते हैं, संविधान और रशीद शरीफ और कासमी साहब को मैं एक सेकंड आ रहा हूं। राशिद शरीफ को स्क्रीन पे लीजिए और कासमी साहब को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। उत्तराखंड की 2001 की आबादी 1 लाख और आज 2011 में लगभग 14 लाख रशीद जी, और आज के डेट में लगभग 22 के आसपास 25, मतलब अभी कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है? क्यों आबादी का संतुलन इतना ज्यादा मिसमैच नजर आता है? मैं हमारे गीता जी को बोलना चाहूंगा कि कुछ खाओ, आप भी कुछ खाओ। आप चले जा रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश चले जा रहे भैया, यहाँ पे तो 1200 साल हुकूमत मुसलमानों ने की है। आप सिर्फ 25 साल की बात कर रहे हैं। 1200 साल मुसलमान हुकूमत की क्या तकलीफ भी बताइए आप। हाँ, आज है तो आज तकरीबन 10-11 साल से मुसलमान वाकई परेशान है। आज बीजेपी में अगर मस्जिद अगर बनती है शिमला में, अगर कांग्रेस अब गवर्नमेंट आती है तो उसको हल करना चाहिए, मसले को उलझाना नहीं चाहिए ना। आप वहाँ पे पूरे लोगों को ठहरा के है तो आप ये तमाशा पूरी दुनिया को बता रहे हैं, जबकि उन लोगों का ताल्लुक ही नहीं है। जब ये प्रशासन का ताल्लुक है, कोर्ट में केस है, ये पब्लिक को जमा कर। अब बीजेपी भाजपा आरएसएस कर रहे हैं। रशीद भाई, मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनवाता हूँ। हिमाचल में जो आपके जो इस मस्जिद है, इसको लेकर सुक्खू सरकार के मंत्री हैं और कांग्रेस के विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह, वो विधानसभा में कहते हैं पूरी मस्जिद अवैध है, ये हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। ये सरकारी बयान है और ऑन द रिकॉर्ड बयान है, विधानसभा के अंदर दिया गया एक जिम्मेदार मंत्री का बयान है। राशिद जी जी बिल्कुल, अगर वाकई विधानसभा में झूठ बोल रहे तो उसको कौन यकीन करेगा? क्या वहाँ झूठ नहीं बोल सकते? मतलब कांग्रेस भी झूठ बोल रही है, बीजेपी भी झूठ बोल रही है? नहीं सर, कांग्रेस सिर्फ वक्फ बोर्ड सच बोल रहा है। बीजेपी के दौर में तो मस्जिद बनी वहाँ पे। कांग्रेस अगर जाके विधानसभा में अगर बोल रही है, झूठ बोल रही है तो वो झूठ बोल रही है। इस तरीके से भड़काना नहीं चाहिए।
जो बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस भी कोई करी सेम काम, कांग्रेस भी सेम काम करेगी ना सर। हाँ, अगर कांग्रेस बोलती नहीं है बिल्कुल अब वो प्रॉपर्टी पे बंदी मस्जिद है, एक फ्लोर बना हुआ इलीगल है, 4 फ्लोर इलीगल है, तो खुल के बताना चाहिए। ये मस्जिद पूरी तो पूरी अवैध बता देंगे तो गलत मैसेज जा रहा है ना सर। मतलब जो आपकी बात करे वो आपके हिसाब से सही है, मीठा नहीं, मीठा नहीं। गप गप कड़वा कड़वा तू तू। नहीं 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 सर, मस्जिद बनी हुई है, आज की नहीं है, बीजेपी के दौर में बनी हुई है, आज नहीं बनी तो मस्जिद है वो। तो उत्तराखंड सरकार के मंत्री क्यों कह रहे हैं कि अवैध है और उत्तराखंड झूठ सरकार बोल की रहे जमीन पर बनी है? झूठ बोल रहे हैं ना सर, झूठ बोल रहे हो आज वहाँ पे यही बात की वजह से ऐसी लोग जी। अगर ये झूठ नहीं बोलते तो वहाँ पे पब्लिक जमा होती थी, जी वहाँ पे पब्लिक जमा नहीं होती। शमून कासमी साहब कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से मैं आप पॉलिसी सब रही है, हाँ। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हम सब देशवासियों ने मिलकर के आज़ाद कराया था। जो लोग इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं कि देश के लिए सबने कुर्बानियाँ दी हैं, हर एक ने दी है, जिसके भी जिसका बस चलता था, हर आदमी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। मगर कांग्रेस ने, अगर ये लोग उसकी गहराई में पहुँचेंगे तो मुसलमानों को सिर्फ इमोशनल बनाया और उन्हें मुख्य धारा से काटा, मेन स्ट्रीम से काटा। आरएसएस और बीजेपी से डरा करके वोट बैंक बनाए रहे। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि अरे मुसलमानों, आपको तो सोचना चाहिए। नहीं, रशीदी साहब तो असल में ऐसा है कि रशीदी खूब अच्छी तरह जानते हैं वो क्यों बोलते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ। विवेक जी, मैं दावे के साथ ये पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल के अंदर ने भी कुर्बानी दी है, 10 सालों के अंदर, अरे रशीदी, सावरकर की कुर्बानी ये है कि उन्होंने आज जाके देखे जिस बिल्कुल दी है, काला पानी की सजा होना चाहिए उस वक्त। अगर कोई आज अगर कोई तुम्हें कहते इस बात को तो सावरकर काला हो पानी की जाओगे। सजा जो है एक मिनट, वीर सावरकर के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों को जिनके बारे में बताया गया गलत बताया गया है। आप सरदार पटेल की मुखालफत करते हो, और अगर सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो ये हालात ना बनते। आज जितने हालात हुए हैं, अरे मैं तुम्हें ऐसे लेटर दिखाऊंगा कि जिसकी बिना पर जहां से झगड़े की बुनियाद शुरू हुई है। आज ये सरकार और राष्ट्र, आज आरएसएस और तुम आरएसएस की बात करते हो। आरएसएस 1925 में बनी, तुमने 1919 में अपनी जमातें बनाई है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस बात के लिए। आरएसएस का कोई संचालक आज तक कोई उनके परिवार का नहीं बना। अरे 52 साल तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया। 52 की बात कर रहे हो, 52 साल तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया देश का। अरे भाई, आज तो झंडा फहराया नहीं, ये भी झूठ। आज तिरंगा निकल रहा है। कौन कहता है तिरंगे के नीचे नहीं आए थे? सब तिरंगे के ये नीचे देश को तोड़ने वाले लोग झूठ बोलते हो, देश में नफरत फैलाने वाले लोग। अरे तुम गुमराह कर रहे हो मुसलमानों को, सीधे साधे मुसलमानों को तोड़ने वाले लोग हैं, और तुम तो किसी जगह पे हो भी नहीं यार। तुम्हारे जैसे नाम लोग, तुमसे बताइए। तो बड़े बड़े जो ये आरएसएस के एक आदमी का नाम उन्होंने ये बताइए सारे जिसने हालात कुर्बानी बनाए दी हो। हैं। हाजी खान कुछ कहना चाह रहे हैं? नाथूराम गोडसे पैदा हुए इनमें, रशीदी जी, इनमें रशीदी जी, नाथूराम चलिए, गोडसे पैदा आज हुए अगर हैं। देश विभाजित ना होता, नाथूराम गोडसे पैदा हुए हैं आज के दौर में जो इन्होंने शक्तिशाली हुआ है, देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी है। ये उसी वक्त शक्तिशाली हो जाता देश। आज आपको बता रहा हूं, भाई साहब, आप एक गोडसे रिपोर्ट की और ये वीर सावर की नाथूराम बात गोडसे करते दे हो। सकते हैं, इसके कुछ अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे फैक्ट बताओ। सकते। सुनिए, ये आपस की लड़ाई मत किया कीजिए प्लीज। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। मई 2024 में एक स्टडी आई, अरे रिपोर्ट झूठ जारी के की पुलिंदे गई। हैं तुम्हारे फैक्ट यार। इसमें दुनिया भर के 167 देशों का अध्ययन किया गया। ये इस देश का लोकतंत्र और संविधान आपको अधिकार देता है रशीदी जी, वरना बांग्लादेश और पाकिस्तान में पैनल पर बैठ के कोई हिंदू इस तरह से चीखकर दिखा दे। जी, एक सेकंड में मैं पढ़ दूं पहले, मैं पढ़ दूं पहले। तुमने 50 दफा नाम ले लिया बांग्लादेश रशीदी, पाकिस्तान ऐसा बोलो, मैंने एक ऐसा बार भी नहीं बोलो बोला। जो इन मुसलमानों तुमने को 50 पढ़ने दफा में नाम मुख्य ले धारा लिया। से जुड़ रहे तुमने भी, हैं। आज गीता बताइए, भट्ट ने 80 भी, करोड़ सौरभ ने भी। 80 करोड़ लोगों में क्या मुसलमानों भाई को साहब, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं, फिर वही बात। अरे पाकिस्तान सुनिए पहले मेरे, सुन लीजिए रशीदी जी, सुन लीजिए। सुनने की ताकत रखना चाहिए, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। सुनिए, एक स्टडी आई 2024 मई में, 167 देश, 167 कंट्रीज का अध्ययन किया गया, और लेखकों ने कहा कि इस देश में एक स्थिरता है। भारत में यहां अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है, बल्कि इनकी जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो क्या ये स्टडी फेक है? अब आप देखिए, अब आप देखिए, चैनल पे कह रहा हूं, अब आप क्या
अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये आपके दिमाग का फितूर है, इसको बाहर कर दीजिए। हमारे एक भाई अल्पसंख्यक भाई यही बैठे हाजी यही बैठे हुए हैं, यही बैठे हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। कभी बड़े ये बताइए आप सुरक्षित है कि नहीं है? बड़ी बेबाकी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप। यही ये मुस्लिम भाई बैठे हैं हमारे जो बैठे हैं। अब आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो हमारे सारे बड़े थे, ये वीर सावरकर जी हो या ये डेमोक्रेसी पूरे दुनिया की जो है, जब अखंड भारत था, भारत जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, अफगानिस्तान सब थे, तब अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता। अच्छा हाजी खान जी एक बात, मजहब नहीं हाजी खान को सिखाता, स्क्रीन पे लीजिए मेरे साथ आपस में प्लीज, रखना। 1 to 1 हिंदी है, हम वतन है हाँ, ठीक है। हिंदुस्तान, हाजी ये खान जी एक बात हिंदुस्तान बताइए। हिंदुस्तानियों का है, हिंदू और मुसलमान सबका है, भाईचारे के साथ रहना है, हाजी खान तभी जी सुनिए उन्नति ना, विकास की तरफ। भाईचारे वाला सवाल पूछता हूँ। हाजी खान के साथ 1 to 1 लीजिए। हाजी खान जी मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश किससे अलग हुए? हिंदुस्तान से। वहां कहाँ के लोग थे? हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी जब अलग हुए तो फिर पाकिस्तान में फिर हिंदू कहाँ गए? देखिए विवेक जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अगर बटा, भाईचारे की बात इतनी मैं आपको थी, बता रहा हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बटा तो आवाज लगाई गई, एक तरफ से जिन्होंने लगाई, नहीं जाना था नहीं, पाकिस्तान भाईचारे चले की गए। बात करिए एक आप। तरफ गांधी वो भी जी, तो नेहरू जी हिंदुस्तानी थे, और मौलाना अबुल वो भी कलाम आजाद ने लगाई आवाज, तो हिंदुस्तान में मुसलमान तो यहीं के थे। बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। नहीं, बाई हम चॉइस बाई की मैं वो फोर्स सवाल नहीं है। पूछ ही नहीं रहा हूं। हमने आप कोई- मेरे सवाल को- आप मेरे सवाल को बरकरार रखें। डेमोक्रेसी को कबूल किया, नहीं, हमने वहाँ भी धर्म के उन्होंने नाम भी पे कहा था बनिया तो डेमोक्रेसी बनी गए। लेकर आएंगे। हम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं, करते थे, मेरा सवाल ये जमीन नहीं से है, मोहब्बत मेरा सवाल करते ये थे। नहीं है। अब जब बताइए। पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो वहां हिंदुस्तान से ही लोग गए, जी गए। फिर वहां पर हिंदुओं के अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं हो पाए? देखिए आप कहते रहे, हमने देखा कि अभी हमारे सामने इमरान खान ने जो गुरुद्वारा बनवाया 5 सितंबर को, तो वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी सरदारों के लिए बनवाया, और उसी 5 सितंबर को बाबरी इमरान मस्जिद खान आपका को हीरो शहीद है। कर फैसला आया, इमरान खान वो आपका हीरो है। संवैधानिक के खिलाफ आया। इमरान खान आपका हीरो है। हमें हीरो नहीं मानना। हाँ, तो आप फिर जो कह रहे हो, मैं कोई भी मस्जिद टूटी, मंदिर नहीं तोड़ा गया। 0.6% आबादी आज की डेट में, 1.8% आबादी थी 1951 में। पाकिस्तान की आप बताएं कितनी आबादी थी जब पाकिस्तान आजाद? बताइए ना भाईचारे का क्या हुआ? आप बताइए भाईचारे का क्या हुआ? कितने आपको जवाब देना चाहिए भाईचारे का क्या हुआ? 3 करोड़ 36 लाख आबादी थी पाकिस्तान की, आज 24 करोड़ है। हिंदुस्तान में मुसलमान 2.5 करोड़ थे, आज 14 करोड़ है। हिंदू कहाँ गए? जमीन कहाँ? आसमान निकल गया? पूछे आप बताएं कौन से मुल्क ने ले लिया? हिंदुस्तान में भाईचारे आए, की बात कर रहे हैं पाकिस्तान आप। में आए, कहाँ रह गए वो? बांग्लादेश में पहुंचे, लंका में पहुंचे, गीता जमीन भट्ट, कहाँ गई, आसमान कहाँ गए? वो जो आप बता रहे इतनी बड़ी तादाद, इसलिए बदलती डेमोग्राफी पर सवाल उठाया जा रहा है। हाजी खान जी, विवेक जी हाजी गलत खान जी, प्रचार मत कीजिए। बात मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और इस फैक्ट को देखकर जवाब दीजिए आप। गीता भट्ट जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद साजिद रशीदी और रशीद जी के पास आ रहा हूँ। गीता भट्ट जी। विवेक जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये देखते हुए कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व यहाँ टीवी चैनल पर कर रहे हैं, वो आज इस बात को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं, या कहीं ना कहीं देश का नागरिक मानते हो आप? आप तो हमें नागरिक ही नहीं मानते, डिटेंशन सेंटर में डालते हो हमें। कहना चाहिए कि हम हमें तो डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हो आप कहाँ नागरिक मान रहे हो? डर नहीं है, हम स्वतंत्रता से टीवी चैनल पर बैठकर हम कुछ भी चाहे, हमें इतना भी अधिकार है कि हम झूठ बात भी बोल सकते हैं, गलत बात भी बोल सकते हैं। आप पाकिस्तान में किस प्रकार से, वहां सिंध में हिंदू बच्चियों को किस प्रकार से अगवा कर लिया जा रहा है, फिर पाकिस्तान जो है उनकी हत्या करी जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन गीता भट्ट से पूछिए कि बिना पाकिस्तान के बोल सकती हैं क्या? 2% भी नहीं रहे, बिना पाकिस्तान का नाम लिए बोल सकती हैं क्या? पूछिए इनसे, कहीं ना कहीं ये सवाल कर लीजिए मेरी तरफ से। चौंकाने वाली आज बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये बोल सकती हैं क्या? मैडम वो कहाँ चले गए? आप जवाब देना, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, आप बताओ कौन से मुल्क बोलने दीजिए प्लीज, एक सेकंड, आपने कौन से मुल्क में पहुंचा दिया? उनकी बात पूरी होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, हाजी खान में आ रहा हूँ, कौन से मुल्क में पहुंचा हाजी दिया? खान में आ रहा हूँ, कोई मुल्क ले हाजी लिया, खान एक सेकंड भाग लिए, कहाँ एक चले सेकंड, गए? आ रहा हूँ आपके जमीन खा गई, आसमान खा गया। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास। कि वहां उनसे शादी कर रहे हैं, हाँ। और वहां पे उस शादी करने के माध्यम से झारखंड का जो आदिवासी इलाका है, वहां उस जमीन के भी हकदार बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या झारखंड के सामने आई है। सरायकेला, मैं झारखंड की एक कहानी भी सुना देता हूँ, उसके बाद गीता जी, एक झारखंड, मैं झारखंड के उन इलाकों का दौरा कर चुका हूँ, सुनिए क्या हुआ। हाजी खान जी भी सुनिएगा, रशीदी जी भी सुनिएगा, और बाकी पैनलिस्ट भी सुनिएगा। मैं गया झारखंड,
झारखंड के कुछ इलाकों में जब गया तो जहां पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय थे और जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस थी, जो उनकी आबादी जहां जहां जिन जिन इलाकों में ज्यादा थी, वहां पर इतवार की छुट्टी रद्द करके शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी गई, जबकि सरकारी आदेश यह है कि सोमवार से शनिवार तक स्कूल चलेगा और रविवार को नहीं चलेगा, रविवार को अवकाश रहेगा। और धर्म के हिसाब से शुक्रवार का अवकाश और रविवार को स्कूल। कहां गया वहां पर लोकतंत्र, कहां गया सरकारी आदेश? जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? मतलब क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अब देश संविधान से नहीं चलेगा। आपको क्या अब देश संविधान से नहीं चलेगा। नहीं, अब देश संविधान से नहीं चलेगा। अब देश संविधान से नहीं चलेगा क्या? आपको इसमें नहीं, अब देश कानून से नहीं चलेगा क्या? अब देश संविधान से नहीं चलेगा, संविधान में है इतवार की चलेगा। छुट्टी। अरे अंग्रेजों की है इतवार की छुट्टी, आपको तो यही पता नहीं संविधान में कहा है इतवार की छुट्टी। नहीं, अब देश संविधान से नहीं चलेगा। ये इतवार की छुट्टी तो अंग्रेजों की अब है। देश कानून से नहीं चलेगा क्या? ये इतवार हाँ, तो फिर शुक्रवार की छुट्टी होगी वहां पे। ये अंग्रेजों का कल्चर है। ये डबल स्टैंडर्ड मत खेलिए आप लोग। मैं बता रहा हूं, ये डबल स्टैंडर्ड बहुत खतरनाक है। हमारे संविधान ने और मैं आपको सुनवा देता हूं, आजादी के साथ रहने का अधिकार दिया है। और मैं आपको सुनवा देता हूं कि हिमाचल विधानसभा में सुक्खू सरकार के मंत्री ने आपकी जिस मस्जिद की आप वकालत कर रहे हैं उस मंत्री ने क्या कहा था, जरा बाइट प्ले कीजिए और सुनवाइए, और इसके बाद में प्रशासन से भी बोलता हूँ। 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया, अभी तक 44 पेशियां लग चुकी हैं, 44 पेशियां लग चुकी हैं सर। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर? जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए? कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी है। राशिद शरीफ जी क्या कहेंगे इस बैट पर? कासमी जी, अब आपके पास आ रहा हूं। राशिद शरीफ जी, प्राइम मिनिस्टर का भी एक सपना है अखंड भारत। हमारे प्राइम मिनिस्टर का वाकई बड़ा सपना है अखंड भारत का। अगर वाकई भाईचारा चाहिए, हिंदू यहाँ पे जो आबादी है 100 करोड़ हिंदू भाइयों की हमारे, जिसमें दलितों को अगर निकाल दे तो 50 बचते हैं। 50 करोड़ आबादी आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत जबरदस्त है। नया बोल के आप ऐसे ऊपर से प्लेन में से सीधा पाकिस्तान उतर जाते, सीधा उनके से बच्ची की है तो रस्म में आप एंगेजमेंट में शरीक हो जाते, उनके वहां पे उनकी वालदा के पैरा छूते, आप बिरयानी खाते। अगर वहां पे है तो बैठ के आप यहाँ पे जो आबादी पाकिस्तान में कम हो रही हिंदू भाइयों की, तो यहाँ से थोड़े उधर भेजेंगे ना, अपन थोड़े बांग्लादेश में भेजेंगे। ये तो अखंड भारत बना लेते हैं। बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल अखंड भारत बना लेंगे सर। अखंड भारत बना लेंगे। शेख हसीना जी अपने पास ही चाहिए, अपने मेहमान है, उनको बोल के है तो थोड़े यहाँ से 10-15 उधर भेज देंगे, 10-15 पाकिस्तान में भेज देंगे। टेंशन नहीं इसमें, ताकि हिंदुस्तान, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में फिर से लिंचिंग हो। नहीं, राशिद शरीफ फिर से लिंचिंग हो। मैं आपको सुन लीजिए जी। आप जो बात कह रहे हैं ना कि भाई 10 सालों में बड़े परेशान हो गए और 50 सालों में बड़ी नाइंसाफी और बड़ा अत्याचार हुआ है। पड़ोसी देशों से भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, जहां पर बहुसंख्यक मुसलमान हैं, वहां से भी ज्यादा इस देश में 18.5% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, जबकि पाकिस्तान में 4.25%, अफगानिस्तान में लगभग 0.29% और पाकिस्तान में हनफी मुसलमान की हिस्सेदारी 3.75%। अब बताइए, और बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में 10%। मैं कहता हूं बात फैक्ट पे कीजिए। विवेक जी, बांग्लादेश, फाइनल रिमार्क आपका बताइए हाजी खान जी। बांग्लादेश में जो सरकार अभी अंतरिम सरकार यूसुफ साहब की बनी है, उसमें 15 आदमी हैं, 2 हिंदू हैं। भारत की 20 करोड़ आबादी में मुसलमान कौन कितने? सर रहने दीजिए, तस्वीरें दुनिया ने देखी है, उसमें आपकी कोई सफाई नहीं चाहिए। वहां पर भी जो अपने मुल्क को आप ये बताइए कि इस देश में जानबूझकर डेमोक्रेसी बदलने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेशी आप बांग्लादेश की वकालत मत कीजिए, अभी आप इमरान खान की वकालत कर रहे थे। जीडीपी को गिरा रहे हैं और अपने कारोबार को खत्म कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान और संज्ञान दोनों में लाने की आवश्यकता। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे साथ डिबेट में आप जुड़े और अपने अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली के साथ।